अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पोकर हैंड कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एसेस गिवन दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एसेस। तो पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं गिवन क्या है, इधर एक वर्ड यूज़ हो रहा है पोकर हैंड। पोकर हैंड का मतलब क्या है, पहले अगर ये आपको आइडिया हो जाए तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पोकर हैंड बेसिकली कार्ड्स की एक गेम है, कार्ड जिसको हम ताश बोलते हैं, ठीक है, कार्ड्स की एक गेम है। और उसमें आपके पास जो है ना वो 5 कार्ड्स आ जाते हैं, तो 5 कार्ड से वो गेम खेली जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पोकर हैंड। अब क्वेश्चन क्या है कि हमने एग्जैक्टली 3 एसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास 4 एसेस होते हैं, तो 3 एसेस की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन क्या लगाई है, दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एसेस, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप देखें सबसे पहले तो हमारे पास एन ऑफ एस होना चाहिए। एन ऑफ एस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, टोटल कार्ड्स 52 हैं और जो पोकर हैंड के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट करने होते हैं वो 5 हैं। तो एन ऑफ एस ये जो है C5 वो हम कर लेंगे तो हमारे पास एन ऑफ एस आ जाएगा। और ये हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2598960। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो यहाँ पे टॉपिक गिवन था, जो हमें इवेंट गिवन था, हम उसको एज इट इज़ ही देखेंगे। जो हमें गिवन है ना, गिवन दैट वाला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहला वाला कर लेते हैं, क्योंकि गिवन दैट वाला जो है ना वो डिवाइज़र में आता होता है। इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एसेस। तो हम एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट एग्जैक्टली 3 एसेस सेलेक्टेड। अब 3 एस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एन ऑफ ए, जो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए हैं वो क्या है, एन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 4C3। इसका क्या मतलब है, टोटल हमारे पास 4 एसेस हैं, उसमें से हमने एग्जैक्टली 3 सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब पोकर हैंड गेम खेलने के लिए हमारे पास टोटल 5 कार्ड होने चाहिए, तो बाकी 5 कार्ड जो पूरे करने हैं उसमें से 2 कार्ड जो हमारे पास रह गए वो कहाँ से आएंगे, वो जो एसेस निकल जाएंगे उसके बाद रिमेनिंग जो 48 कार्ड रह जाएंगे उसमें से हमारे पास वो आएगा 2 कार्ड्स, ठीक है। 3 एसेस आ गए, 4 में से 3 एसेस आ गए, बाकी जो रिमेनिंग 48 कार्ड्स रह गए हैं उसमें से हमारे पास 2 कार्ड्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 5 कार्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो इवेंट था वो क्या था, गिवन दैट के बाद वाली जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, देयर इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एसेस। अब एटलीस्ट 2 एसेस का मतलब है 2 एसेस सेलेक्ट हों, 3 एसेस सेलेक्ट हों या फिर 4 एसेस सेलेक्ट हों। अच्छा, अब अगर 2 एसेस सेलेक्ट होते हैं तो आउट ऑफ 4 2 एसेस सेलेक्टेड। अब टोटल तो हमें 5 सेलेक्ट करें ना कार्ड्स, तो बाकी 3 कार्ड्स कहाँ से आएंगे, वो 48 में से आ जाएंगे। तो इस तरीके से 5 होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 एसेस सेलेक्ट हों और बाकी कार्ड जो है वो रिमेनिंग 48 कार्ड में से आ जाएंगे। और इसी तरीके से तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 के 4 एसेस सेलेक्ट हो जाएं और जो 5वां कार्ड है वो जो रिमेनिंग 48 कार्ड हैं वो उसमें से आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास एन ऑफ बी, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बी जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कि इसमें से ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, ये दोनों आइटम्स देखें ये सेम है, तो इसका मतलब है कि इनके इंटरसेक्शन में जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा इवेंट है जो डिफाइन होता है लाइक देयर आर 3 एसेस एंड देयर आर एटलीस्ट 2 एसेस। तो एटलीस्ट 2 एसेस और 3 एसेस में जो 3 वाला ऑप्शन है, ये वाला 3 वाला, वो सेम आ गया है। तो जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है उसमें आपके पास ये आ जाएगा 4C3 और 48C2। अच्छा, अब हमारा असल काम जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले लैते से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लैते से फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड आउट की है, उसका फॉर्मूला था एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की थी पहले से, ये मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। एन ऑफ एस ये शुरू में ऊपर मैंने ये 52C5 ये लिखा था।
अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे मैंने एन ऑफ एस को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सारे यहाँ पे फाइंड आउट करके आप लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आगे कैंसिलेशन हो जाना था, वो मैं भी आपको शो करता हूँ। अच्छा, सिमिलरली हमने फाइंड आउट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उसका फॉर्मूला था ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये फाइंड किया था, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, और एन ऑफ एस ये शुरू में जो हमने ये वाला फाइंड किया था, इसी की वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया। और इसको भी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि जब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस करने के लिए मैंने ऊपर से रब करके उसको दोबारा से फॉर्मूले को लिख लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम यहाँ से इधर रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4C3 और 48C2, और डिवाइज़र में इसके आना है 52C5। ठीक है, अब इसके डिवाइज़र में यहाँ पे वैल्यू आनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, जो कि ये हमने वैल्यू लिखी हुई है, ये इसके डिवाइज़र में यहाँ पे आनी है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 4C2 48C3 प्लस 4C3 48C2 प्लस 4C4 48C1, और इसके डिवाइज़र में भी हमारे पास है 52C5। ठीक है जी, सारी वैल्यूज़ हमने लिखनी है। अब जो एक्स्ट्रा डाटा मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास जगह बच जाए। ओके, तो ये हमारे पास असल में फ्रैक्शन का साइन ये है, ऊपर एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू नीचे है, और दोनों में देखें कि ये जो 52C5 और ये 52C5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू जो आपके पास बच जाएगी वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट होने के बाद रिमेनिंग डाटा हमारे पास ये आ गया। अब इनका हमारे पास डायरेक्ट हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे देखिएगा 4C3 और 48C2 ऊपर से वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइज़र में जो ये वाली वैल्यू थी हमारे पास ये आ गई, और जो 52C5 था वो दोनों से कैंसिल हो गया। अब ये जो 4C3 है इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें, 48C2 फाइंड आउट करें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 4512। सिमिलरली आपने यहाँ से 4C2 फाइंड किया और 48C3 फाइंड किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस कर देंगे उसको यहाँ पे 4C3 और 48C2 फाइंड आउट करके उनके प्रोडक्ट के साथ, और लास्ट में 4C4 और 48C1 इसका प्रोडक्ट फाइंड करके बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स में आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 108336। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी 0.0416। फाइनल आंसर हमारे पास ये बहुत आसान है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करें तो। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो मैथमेटिक्स वाली लंबी चौड़ी कैलकुलेशन और लॉजिक्स होती है इसमें वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी असाइनमेंट क्या है। ओके, तो असाइनमेंट है हमारे पास चैप्टर 6, उसमें प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, जितनी हमने एग्जांपल्स अपने लास्ट लेक्चर्स तक डिस्कस की हैं वो सारी की सारी एग्जांपल क्योंकि सोल्ड बुक में मौजूद है, आपने क्या करना है, सिंपल बुक खोलनी है, वो एग्जांपल सारी की सारी नोट करनी है और उसी को एज एन असाइनमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।